ऑलमोस्ट डू और डाई सिचुएशन आ गया है टीम इंडिया के लिए। जी हाँ, इस चल रही विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक ऐसी स्टेज आ गई है अब जहाँ पे यहाँ से होने वाला हर एक मैच इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और वहीं पे बात करें हम इंडिया की स्पेशली, तो जो कल हमारा मैच होने जा रहा है श्रीलंका के अगेंस्ट, वो एक क्रूशियल रोल अदा करेगा इस पूरी टेबल, जो इस ग्रुप की टेबल है उसके अकॉर्डिंग। और ये मैच बहुत खास होने वाला है। चैलेंज सामने ठीक ठाक है, ओपोनेंट सामने ठीक ठाक है, बहुत बार तंग कर चुका है ये बड़े इवेंट्स में खास करके। सो और इंडिया को अपनी फॉर्म तलाशनी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर्स। बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लास्ट मैच में थोड़ी सी फॉर्म उन्होंने रिगेन की थी, बट बैटर से बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिर कैप्टन की फिटनेस पे सवाल है, वहीं हमारी जो बॉलिंग ऑलराउंडर है पूजा वस्त्रकर, उनकी भी फिटनेस पे सवाल है। सो सारी चीजें ये है, मतलब इंडिया के अगेंस्ट ही खड़ी है इस मोमेंट पे। और आज जो है वो मैच खेले जाने वाला है न्यूजीलैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उस मैच का भी जो इंडिया पे है, वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है वो वाला। इंडिया अपना मैच कल खेलने जा रहा है श्रीलंका के अगेंस्ट, बट जो ट्रांस तास्मान तस्मान जो मैच है, राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगर उसमें देखना होगा कौन सी टीम जीतती है। यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर तो सीधा सीधा इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, और वो श्रीलंका को हरा देता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, तो दे कैन क्वालिफाई डायरेक्ट। अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो फिर ये जो टेबल है ये और ओपन अप हो जाएगी और खुल जाएगी, वहां से भी टीम इंडिया के लिए चांस बनेगा। सो आइए इसी इन्हीं सब पे बात करते हैं। और जो कल मैच होने वाला है इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 PM शाम के समय में दुबई में ये मैच खेला जाएगा। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। अगर इंडिया ये मैच जीतती है कल के दिन में, कल का ये मैच जीतती है, कल का मुकाबला अपने नाम करती है, सो वो अपने आप को चांस देगी लास्ट मैच में फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एटलीस्ट एक ट्राई करने का, क्वालिफाई के लिए, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज फिर ऑलमोस्ट आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। तो ये आप बोल सकते हो डू और डाई सिचुएशन है। कंप्लीटली तो नहीं है, प्रैक्टिकली है ये, क्योंकि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाओगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें पाओगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। बट अगर आप प्रैक्टिकल एक बार देखो इस चीज को, कि अगर कल का मैच इंडिया जीत नहीं पाता है, सो वर्ल्ड कप कैंपेन उनका ओवर हो जाएगा। सो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट मैच है। बल्लेबाजों को अच्छा करना होगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमारे बैटर्स जो हैं स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा ने जरूर कुछ रन बनाए, लेकिन वो फ्री फ्लो बैटिंग नहीं थी। और वहीं बात की जाए जामिमा की, भी फ्री फ्लो बैटिंग नहीं थी। पिच जरूर स्लोनेस है पिच में, और उसी तरह की पिच होने वाली है। बट एक फायदा जो इंडियन बैटर्स को, इंडियन प्लेयर्स को मिल जाएगा, मैच शाम को है, शायद गर्मी से थोड़ी राहत मिले। और यूज टू भी ज्यादा हो गए होंगे इन कंडीशन से, क्योंकि अभी 2-3 दिन और ज्यादा हो गए हैं, रेस्ट भी ठीक ठाक मिल गया है 2 दिन का उनको। बट अच्छा करना होगा उनको, गेंदबाजी यूनिट को भी अच्छा करना होगा। लास्ट मैच में अच्छी पाकिस्तान की बल्लेबाजी को अच्छा रोका था इन्होंने। बट इस मैच में और ज्यादा उम्मीदें हैं इंडियन बॉलिंग ग्रुप से, इंडियन बॉलिंग यूनिट से। उसके बाद अगर पहले कहीं ना कहीं बल्लेबाजी आती है तो समृद्धि को अपना जो है ए गेम लेके आना होगा, निकालना होगा वो। और स्ट्राइक रेट हो जाए, चाहे वो हमारी इनसाइड द पावर प्ले, वो भी कुछ खासी रही नहीं है। फिर मिडल ऑर्डर कुछ खास कर नहीं पाया अभी तक। मतलब पिछले मैच में तो रन ही कुछ नहीं चाहिए थे, तो वहां पे टेस्ट भी नहीं हुआ वो, और उसमें भी फेल ही हुए थे ऋचा घोष। और मिडल ऑर्डर, मतलब जब मिडल ऑर्डर की बात आती है तो ऋचा घोष पे डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी। सो मैच कल का श्रीलंका के अगेंस्ट है, और आपको याद होगा अभी हाल ही में हम एशिया कप का फाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट हार चुके हैं। और श्रीलंका हमें तंग करता है। आपको याद होगा एशियन गेम्स में भी जब हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था मैच, वहां पे भी श्रीलंका ने हमें एक खासी टक्कर दी थी उस मैच में भी। सो श्रीलंका परेशानी का सबब खड़ा कर सकता है इंडिया टीम के लिए यहाँ पे। और इस जो चैलेंज है इससे पार पाना होगा। अगर ये 2 पॉइंट कहीं ना कहीं हासिल कर लिए, फिर वहां से हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाएंगे कि शायद हमारे लिए क्लियर कट चांस बन सकता है सेमीफाइनल में पहुंचने का।
देखते हैं। और बाकी टीम्स में तो हम डिपेंडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं न्यूजीलैंड से हारने के बाद, और स्पेशली बहुत बड़ी हार मिलने के बाद। लास्ट मैच में कमेंटेटर जरूर बोल रहे थे एनआरआर एनआरआर नेट रन रेट, बट यहाँ पे मैं बोलूंगा नेट रन रेट अभी आपको सुधारना होगा। लास्ट मैच में मैंने बोला था पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशर है, आप जैसे तैसे मैच जीत लीजिए, खाता खोल लीजिए अपना 2 पॉइंट्स का। बट यहाँ पे आपको नेट रन रेट सुधारना होगा, आपका अभी भी नेट रन रेट माइनस में है, -1 पॉइंट कुछ है। और मान लीजिए आज का मैच जो कि एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाए अगर, तो न्यूजीलैंड का भी ड्रॉप करेगा। अगर इंडिया को यहाँ पे पहले बल्लेबाजी आए या पहले गेंदबाजी आए, ये मैच थोड़ा बड़े अंतर से जीतना होगा। आप अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपको ट्राई करना होगा ये मैच आप 25 30 35 रन से जीतो। अगर आप बाद में बल्लेबाजी कर रहे हो तो फिर ये मैच जीतो 3 4 ओवर या 5 ओवर एटलीस्ट पहले, ताकि आपका जो रन रेट है वो पॉजिटिव में जाए एटलीस्ट। सो फिर हम कुछ ना कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें जीतना ही काफी नहीं होगा इंडिया के लिए। हाँ, जीत से काम जरूर चल जाएगा, बट बाद में मुझे लग रहा है ऐसा कि हम फंसेंगे नेट रन रेट के ऊपर। अगर न्यूजीलैंड आज ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़े ज्यादा बुरे अंतर से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारे और बड़े अंतर से हारे। सॉरी, मैं इस मैच के अंदर ही मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो आज अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया हारे न्यूजीलैंड से, हो सकता है, न्यूजीलैंड बहुत बार हरा चुकी है ऑस्ट्रेलिया को, बट ऑस्ट्रेलिया बहुत कंप्लीट टीम नजर आती है, कोई भी फॉर्मेट में आप ले लीजिए। सो ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड जीत जाए तो भी कोई इंडिया को ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो आपको फिर भी हराना ही पड़ेगा। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो भी इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी जीत जाए न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराना ही पड़ेगा। उस केस में इंडिया को जीतना ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इंडिया के पास। जी हाँ। और श्रीलंका से तो जीतना ही जीतना पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है, और बहुत ही छोटे मार्जिन से जीतता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा फिर, क्योंकि वहां से वो न्यूजीलैंड की नेट रन रेट भी ज्यादा डाउन नहीं होगी, और इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इफ अनटिल और अनलेस न्यूजीलैंड अपने बाकी बचे दोनों मैचेस श्रीलंका और पाकिस्तान से नहीं हारे। अगर वहां पे भी फिर वो दो मैच में एक मैच में स्लिप कर जाता है, तो भी इंडिया की राह आसान हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ नेट रन रेट का इसमें रोल क्या है, फिर आगे जाके हम ये कल के मुकाबले पे बात जरूर करेंगे। नेट रन रेट यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए आज न्यूजीलैंड हार जाता है और कल इंडिया जीत जाता है, तो इंडिया के हो गए 3 मैचेस में 4 पॉइंट, न्यूजीलैंड के हो गए 2 मैचेस में 2 पॉइंट। न्यूजीलैंड अपना अगला मुकाबला श्रीलंका से जीत जाता है, न्यूजीलैंड के भी हो गए 3 में 4, इंडिया के भी हो गए 3 में 4। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, 4 मैचेस में 4 पॉइंट, और न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान से हार जाता है, तो 4 मैचेस में 4 पॉइंट। इस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और, हाँ, ये तीनों टीमें 4 4 पॉइंट्स में आ जाएगी चारों मैचेस के बाद। अब यहाँ पे वही टीम क्वालिफाई करेगी जिसकी नेट रन रेट अच्छी होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव प्लस में है, तो वहां पे फिर हम यही चाहेंगे कि श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच है वो हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो हमें जीतना तो होगा ही होगा, उसके साथ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। इसलिए कि बाई चांस अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका या पाकिस्तान में से किसी एक के अगेंस्ट स्लिप करता है, तो वहां पे अगर हम होस्ट ऑस्ट्रेलिया से भी हारते हैं कम अंतर से भी, तो भी हमारे चांस बने रहेंगे आगे क्वालिफाई करने के। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि हम क्वालिफाई ना करें, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स पे आ जाएगा। अगर न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं हारता है आज वाला छोड़ के, तो न्यूजीलैंड भी 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स नहीं के साथ आ जाएगा, इंडिया भी 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ। सो वहां पे फिर भी आप मेरे हिसाब से ज्यादा चांस है। बट ऑस्ट्रेलिया के को हराना आपको पता ही है कितना बड़ा टास्क है। बट अगर, हाँ ठीक है, वो कर भी लेते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा, अगर हम ये नेट रन रेट हमारा सुधार के जाएं कल आगे वाले मैचेस में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए नेट रन रेट को मैं इस मैच में ज़्यादा तवज्जो देना चाहूंगा। बट मैच जीतने से ऊपर नहीं रखना चाहूंगा, मतलब ये नहीं कि श्रीलंका ने आपको 130 35 का टारगेट दे दिया,
फिर आप ऐसे ही आंख बंद करके खेल रहे हो, नहीं वो फिर फायदा नहीं है। उसमें फिर आप सिर्फ जीत के लिए जाइए। आप फिर बाकी टीमों पे डिपेंडेंसी तो अभी भी है, फिर भी होगी, बट वो फिर आपको रिस्क नहीं लेना है वहां पे। हाँ, बाई चांस आप श्रीलंका को पहले, आपका ट्राई तो यही होना चाहिए, श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी कराई जाए और श्रीलंका को 100, 105, 110 रन पे रोका जाए और वो टारगेट अचीव करने का ट्राई करें आप 15-16 ओवर्स में। अगर आपकी बल्लेबाजी पहले आती है, जो कि इन पिचेस पे अभी के लिए लग रहा है कि पहले बल्लेबाजी करना आसान है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और ज़्यादा स्लो हो जाती है, बैटिंग करना और ज़्यादा टफ हो जाता है, फिर आपका टारगेट रहना चाहिए 150, 155, 160 रन बनाने का, क्योंकि वहां से फिर ये आप मैच 30, 35, 40 रन से जीत सकते हो। सो ये तो मैंने पहले ही आपको मंत्रा दे दिया है कि कल के मैच में आप किस तरह से नेट रन रेट का इजाफा कर सकते हो। एक बार दोनों टीमों के बीच में आप हेड टू हेड देख लीजिए, पिछले 5 मुकाबलों में जो लेटेस्ट जो मैच था एशिया कप फाइनल, वो श्रीलंका ने जीता 8 विकेट से। उसमें मतलब अट्टापट्टू की जो, जब जब अट्टापट्टू चलती हैं श्रीलंकन टीम में, तो फिर इनको रोकना मुश्किल होता है, फिर श्रीलंकन टीम को रोकना मुश्किल होता है, स्पेशली जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर ये खेलती हैं तो ये भी लंबी पारी के साथ जाती है और अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलती है, ओपनिंग आती है ये। सो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जिस जिस मैच में इनको, और ये इंडिया के अगेंस्ट इनका थोड़ा रिकॉर्ड भी अच्छा है, इनको रोकना जरूरी होगा। उससे पहले के तीनों मैचेस इंडिया ने जीते हैं 19 रन से, फिर एक मैच में काफी शानदार जीत थी, ऑलमोस्ट 12 ओवर रहते 8 विकेट की जीत, फिर 41 की ये भी 41 रन की ये भी बहुत बड़ी जीत है। उससे पहले फिर श्रीलंका ने एक और मैच जीता था 7 विकेट से। सो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड इक्वल सा ही है, ऑन पेपर जरूर इंडियन टीम स्ट्रांग है, अच्छा भी करती है श्रीलंका के अगेंस्ट। बस यहाँ से आप देखोगे 5 मैचेस में 2 श्रीलंका ने जीते हैं लास्ट के, और इंडिया ने जीते हैं यहाँ से 3 मैचेस। तो मतलब न्यूजीलैंड जो आपके सामने जो ओपोनेंट है वो हल्के में तो आप उसको कतई नहीं ले सकते। और उसके अलावा एक बार जो मैं चमारी अट्टापट्टू की एक बार बात कर रहा था, उनका आप ओवरऑल T20I करियर देखोगे, यहाँ पे 141 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 3,335 रन बनाए, 119 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं वो T20I में। ये अपने आप में एक कमाल की चीज है। 25 का उनका एवरेज है, 110 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, जो कि ज्यादा तो खास तो नहीं है, बट ये मतलब जिस दिन चलती है उस दिन उनका ये स्ट्राइक रेट नहीं होता है, फिर इनका स्ट्राइक रेट 140, 150 के अराउंड होता है, 160 इवन समटाइम्स। सो ये वो वाली बैटर है कि जो आपको मतलब एक बार सेट हो गई तो तंग करेंगी, और ये अकेले दम पे गेम का रुख पलटने में सक्षम है, अटैकिंग इंटेंट है। और वहीं इनका आप एक बार देखोगे इंडियन वीमेंस के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखोगे आप, 24 मैचेस में 573 रन है, 80 इनका बेस्ट स्कोर है, ऑलमोस्ट 25 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट उतना खास नहीं है, बट जो इसमें जो बड़ी बड़ी पारियां है ना, जो जिसमें श्रीलंका जीता है, उसमें मतलब इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा और खासी शानदार इम्पैक्टफुल इनिंग्स रही हैं इनकी। सो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनसे थोड़ा सा बचना जरूरी है हमारा, और इनको जल्दी आउट करना होगा, ओपनिंग ही आएंगी। और इनके अलावा एक और बैटर जो मुझे लगता है कि खतरनाक हो सकती है, वो समरा विक्रमा। वो 1 डाउन 2 डाउन कहीं पे भी वो बल्लेबाजी करने आ सकती है, वो तो उनसे बच के रहना होगा आपको। ये दो तो बल्लेबाजी में हो गई आपकी मेन जो थ्रेट रहेंगी आपके लिए कल के मैच में। उसके अलावा प्रबोधानी जो लेफ्ट हैंडर मीडियम पेस बॉलिंग है, बॉलर है इनके, ऑलमोस्ट 40 साल की वो हैं, और काफी सालों से श्रीलंकन क्रिकेट को सर्व कर रही हैं, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज रहती है उनकी, और काफी लंबे टाइम से खेल रही हैं। सो वो बॉलिंग में आपको उनसे निपटना होगा। फिर स्पिन जो अटैक है वो भी काफी शानदार है श्रीलंका का। सो नपीतुली टीम है, अच्छी खासी टीम है, और इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करने में सक्षम है। सो इन सबसे पार पाना होगा, बट सबसे जो मेन बड़ा थ्रेट है वो है चमारी अट्टापट्टू और समरा विक्रमा। ये जो 2 प्लेयर हैं, इनसे आपको बच के रहना होगा, जल्दी इनको आउट करना होगा। अगर श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी आती है, अगर कम स्कोर पे आपको इनको रोकना है, लाइक पाकिस्तान 105, 110, 115 पे, इससे ज्यादा रन आप नहीं बनने दे सकते, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है फिर सेकंड इनिंग्स में। सो ये 2 चीजें हैं, अगर पहले बल्लेबाजी इंडिया की आती है, चेज कर रही होती है, तो फिर और ज्यादा बचने की जरूरत है इन दोनों बैटर से। वहां पे भी तो एक ही
सीधी सी बात है कि इनको आते ही आप आउट कीजिए, ज़्यादा सेट होने का टाइम मत लेने दीजिए। सो वो चीज़ है। अब जो मेरी जो परेशानी का सबब रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, या मतलब अभी तक जो 2 जो मैचेज़ खेले गए हैं टीम इंडिया की तरफ से, वो जो है, वो है इंडियन बैटर्स की स्ट्राइक रेट और उनका एवरेज। एवरेज तो ठीक है, रन्स तो नहीं बनाए हैं कुछ खास किसी भी बैटर्स ने। आप देखोगे पहले मैच में तो 20 से ज़्यादा किसी प्लेयर ने रन ही नहीं बनाए। दूसरे मैच में ज़रूर जमीमा, हरमन और शेफाली ने थोड़े रन्स बनाए। उसमें भी हरमन के थोड़े फ्री फ्लो रन्स आए थे, बाकी दोनों ने तो फँस के ही बनाए थे रन। स्ट्राइक रेट मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है इन दोनों ही मैचेस में, इंडियन विमेंस टॉप ऑर्डर या मिडल ऑर्डर के लिए। आप एक बार उस पे नजर डालिए, यहाँ पे एवरेज भी दिख रहा होगा आपको और स्ट्राइक रेट भी दिखेगा। एवरेज तो ठीक है, चलो 2 मैचेस पे जज नहीं कर सकते, इसमें भी हरमनप्रीत कौर एक मैच में नाबाद गई है, तो उनका 44 का है, फिर दीप्ति शर्मा का 20 का है, जमीमा 18, 17 शेफाली वर्मा, फिर समृति, पूजा वस्त्राकर, ऋचा घोष, इनका तो 10 से भी नीचे का एवरेज है। मतलब समृति ने अभी, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि समृति लगातार 2 इनिंग्स में फेल हो रही हो, और मतलब मैंने तो ऐसा तो कभी भी नहीं देखा उनको कि वो लगातार 3 इनिंग्स में फेल हो रही हो। सो मैं उन पे काउंट कर रहा हूँ इस मैच में कि वो ये मैच हमें जिता के देगी। मतलब मैंने नहीं देखा जब से समृति खेलने लगी है और वो लगातार 3 मैचेस में फेल हो गई हो। 2 में भी नहीं देखा मैंने, 2 में हो गई है, बट वी आर होपफुल कि तीसरे मैच में ऐसा ना हो और उनके बल्ले से रन निकले और तेज गति से निकले, क्योंकि आप स्ट्राइक रेट यहाँ पे देखोगे, ऋचा घोष का 60, श्रियंका पाटिल चलो ठीक है, ये तो निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, फिर पूजा वस्त्राकर का ठीक है, एक ही मैच खेला है उन्होंने। समृति का है, बॉलें अच्छी खेली इन्होंने, पहले मैच में भी ये कोई जल्दी आउट नहीं हुई थी, 5वें ओवर में आउट हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और सेकंड मैच में भी ये 5वें ओवर में आउट हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको सेट होने का टाइम ही नहीं मिला, और वही मेरा कंसर्न है। अगर ये आते ही दूसरे चौथे बॉल पे आउट होते तो वो तो ठीक है, चलो आपने आते ही चांस लिया, आप आउट हो गए। आपको सेट होने का पूरा चांस मिला है, उसके बाद आपने यूटिलाइज नहीं किया है, फिर ऊपर से आपने डॉट बॉल्स इतनी खेल दी है कि जो दूसरे छोर पे जो बैटर है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, टीम पे आने वाले बैटर्स पे प्रेशर आ रहा है, फिर स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा है, उसका अलग से प्रेशर है। सो वो प्रॉब्लम, ये 65 का स्ट्राइक रेट इनका, कोई बॉल फेस आप देखोगे, समृति मानधाना ने 2 मैचेस में ऑलमोस्ट 5 ओवर्स खेले हैं, 5 ओवर्स आप खेल जाओ तो अच्छा खासा कुछ कर सकते हो। मतलब T20 आईज में ऐसा, बहुत मिडल ऑर्डर में तो बहुत सारे बैटर्स हैं जिनको हर मैच में 15 बॉलें खेलने को मिलती नहीं है, अगर उन्होंने 29 बॉल खेल के 19 रन बनाए हैं, सो वो एक परेशानी का सबब है। वहीं शेफाली वर्मा ने, इनका स्ट्राइक रेट भी 88 से भी कम का है, 100 से कम का स्ट्राइक रेट तो प्रॉब्लम ही है जब आप बॉलें खेल चुके हो अच्छी खासी। फिर जामिमा का स्ट्राइक रेट इनको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है 92 का इनका, बट इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम इनसे। और दीप्ति शर्मा, ये जिस ऑर्डर पे बैटिंग करती है, एटलीस्ट इनका हमें स्ट्राइक रेट 120 130 का चाहिए, क्योंकि इन पे इतना प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे जिस बैटिंग ऑर्डर पे ये बल्लेबाजी करती हैं। वहां से आके इनको फ्री लाइसेंस होता है, बड़े शॉट्स लगाने चाहिए बट लग नहीं पाते हैं इनसे। मैंने नहीं देखा इनको कभी छक्का लगाते हुए, मतलब एक दो शॉट्स जरूर देखे हैं मैंने, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इनको देख रहा हूं मैं। एक दो शॉट जरूर खेले इन्होंने, बट वो जो इस टाइम पे फायर पावर चाहिए, जो आपको बड़े शॉट्स खेलने की एबिलिटी चाहिए, स्किल सेट चाहिए, वो मुझे इनके अंदर नजर नहीं आता है। सो इसलिए ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाती है ऋचा घोष और पूजा वस्त्राकर के रूप में उनके ऊपर। हरमनप्रीत कौर का जरूर दूसरी जो मैच की इनिंग्स थी वो अच्छी थी, पहली पारी में भी अच्छी, पहले मैच की जो पारी थी उसमें भी अच्छी दिख रही थी, गलत टाइम पे आउट हुई, गलत शॉट था। सो इन ये अच्छी फॉर्म में दिखी और बल्ले पे बॉल लग भी अच्छा खासा रहा है। सो बट मेन जो है वो है ऋचा घोष और समृति मानधना, ये दो बैटर्स, और शेफाली वर्मा को भी थोड़ा संभल के खेलना होगा। टाइम ले लीजिए आप, 5-7 बॉलें, फर्स्ट बॉल से आपको जाने की जरूरत नहीं है बॉलर के पीछे, क्योंकि पिच इस तरह की है, अगर आप एक बार आउट हो गए, सो नए बैटर्स के लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगी सिचुएशन। सो वहां पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा टाइम लें, बट फिर उसका आप यूटिलाइजेशन करें, या तो आप फिर वही पारी खेलें 7-8 गेंदों में 12-15-16 रन वाली, आउट हो जाए नो प्रॉब्लम, ताकि आने वाला बैटर फिर सेट होने का उसको टाइम मिल सके। या अगर आप 15-20 बॉलें ले लिए ना आपको, तो फिर आपको लंबा जाना है, वो फिर 50 बॉल खेल के आपको 80-90 रन वाली पारी खेलनी है, टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाना है, क्योंकि
और ये काम है जो वो स्मृति, जमीमा, हरमनप्रीत कौर कर सकती है, क्योंकि शेफाली का जो गेम है वो मुझे नहीं लगता इस तरह का है कि वो पारी को लंबा चला सकती है। मे बी एक आध दिन वो एक आधे मैच में कर सकती हैं वो 70 80 60 रन, बट उसके अलावा उनका रोल वही है, 20 गेंदें खेलो 40 रन बनाओ। वो कर दें तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। ऊपर नीचे से ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा को अच्छा करना होगा। ये तो रहेगी बल्लेबाजी में इनकी बात। गेंदबाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, श्रियंका पाटिल हो जाए, चाहे चाहे लेग स्पिनर जो आशा शोभना हो गए। सो इन दीप्ति शर्मा को थोड़ा और बेटर करना होगा। पहला मैच बहुत खराब गया, दूसरा मैच भी कुछ इतना अच्छा नहीं गया इनका। स्पिन डिपार्टमेंट, ऊपर से रेणुका ठाकुर और अरुंधति रेड्डी ने अच्छा किया है, और उम्मीद करते हैं वो अपना कंटिन्यू करेंगी। पीछे आप प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं, उससे पहले एक चीज और हम बात कर लेते हैं कि अगर मैच में हमारी पहले बल्लेबाजी आती है तो मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। बल्कि बजाय कि पहले मैच में आप अल्ट्रा अग्रेशन के ऊपर चले गए, दूसरे मैच में आप बिल्कुल ही आपने शटर शटर डाउन कर लिए, आराम से खेलने लग गए आप। सो आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाओ, 6 ओवरों में 45 50 रन बना के देखो एक बार। एक दो विकेट भी गिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे आपको, बट ज्यादा विकेट ना गंवाएं आप। एक विकेट या एक भी नहीं तो वो आपके लिए आइडियल सिचुएशन होगी फिर आगे के ओवर्स में अप्रोच करने की। सो बाद में पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो ये आपको लेके चलना हो। यहाँ से फिर आप देख सकते हो 160 का स्कोर। मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर इंडिया की कल पहले बल्लेबाजी आती है, चाहे कोई भी टॉस जीते, सो इंडिया को सीधा नहीं देखना चाहिए क्या स्कोर है, बट उनको देखना चाहिए ये फेज बाय फेज उनको चलना चाहिए। पहले 6 ओवर में 50 रन, फिर 4 ओवरों में 25 से 30 रन, और फिर 5 ओवर में 30 से 35 रन, और लास्ट के 5 ओवर में अच्छा फिनिश करने का ट्राई, 40 से 45 रन। सो इस हिसाब से आप जो है 155 60 का स्कोर लगा सकते हो। और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप अगर एक साथ मिलके वो फायर करें अच्छे से, एकजुट होकर बल्लेबाजी करें, तो मुझे लग रहा है कि ये टीम अचीव कर सकती है ऐसा टारगेट पहले बल्लेबाजी करके। अब आ जाती है जी दूसरी बल्लेबाजी। अगर दोबारा बल्लेबाजी आती है तो मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स पे जो मेरा ट्रस्ट है, मुझे नहीं लगता कि इंडियन बॉलर्स श्रीलंका को 120 रन से ऊपर जाने देंगे किसी भी हालत में। अगर मान लीजिए वर्स्ट के सिनारियो 120 है, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे श्रीलंकन बैटर्स को इंडियन बॉलिंग लाइनअप, मुझे उम्मीद है। 120 रन आपको मिल जाते तो आपको पहले 6 ओवर का पूरा फायदा उठाना होगा फिर, क्योंकि फिर आपको जाना ही पड़ेगा इस स्कोर के पीछे, जल्दी चेज करने के पीछे। अगर आपके 6 ओवर में 3 विकेट भी गिरते हैं और आपने ये ठान लिया कि मुझे 70 रन बनाने हैं पहले 6 ओवर में, आप उसका इनफील्ड का पूरा फायदा उठाइए। सर्कल से बाहर दो ही फील्डर है, 25 यार्ड सर्कल से, उसका फायदा उठाइए। 6 ओवर में 70 रन बनाने को देखिए। बचे हुए 50 रन 7 विकेट के साथ आप 8 से 9 ओवर में आराम से भी बना लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो 14 या फिर मैक्स टू मैक्स 15 ओवर्स में। तो आपको इससे फायदा होगा आने वाले मैचेस में, आने वाली ग्रुप सिचुएशंस में। सो ये मेरी जो है स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से होनी चाहिए टीम इंडिया की कल के मैच के लिए। आप किसी भी टाइम पे बल्लेबाजी करो, पहले या बाद में। सो ये इस हिसाब से मेरा मानना है। अब जो बात लास्ट में बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। अभी तक हरमनप्रीत कौर का ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ सीरियस इंजरी है। नेक प्रॉब्लम उनको रहता है, और नेक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है जिस लेवल का है वो खेल जाएंगी। और दूसरी चीज पूजा वस्त्राकर के बारे में भी कुछ अपडेट नहीं है खास ज्यादा। बट अगर वो उनकी वापसी होती है तो फिर से जो है वो बैटिंग में डेप्थ आएगी, और जो अपनी मीडियम पेस बॉलिंग है उसमें भी थोड़ा सा ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। तो पूजा वस्त्राकर भी एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। सो प्लेइंग 11 में मैं वही आपके ओपनर शेफाली, समृति, अगेन नंबर 3 पे मैं जमीमा को देखना चाहूंगा, एक एंकर रोल उनको लेता हुआ देखना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट मैच है। हरमन को नंबर 4 पे, नंबर 5 आपके लिए ऋचा घोष, नंबर 6 दीप्ति शर्मा, या ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप जब भी चाहो। नंबर 7 आपके लिए फिर आ जाते हैं जी अ, पूजा वस्त्राकर, और फिर आप नीचे अरुंधति रेड्डी हो गए आपके एक, फिर आपके पास श्रियंका पाटिल, आशा शोभना, और फिर आपके पास आ जाती हैं जी रेणुका सिंह ठाकुर। सो ये मैं आपके दो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, एक स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा,
तीन आपके पास तीन ऑप्शंस हो गए। और आप राधा यादव के बारे में मुझे नहीं लगता सोचेंगे, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स शायद से, और एटलीस्ट जब तक चमारी अट्टापट्टू है सामने वाली टीम में। सो और बट श्रियंका पाटिल की जिस तरह की फॉर्म, मैं पहले बोल रहा था श्रियंका पाटिल की जगह लेके आना चाहिए आशा राधा यादव को, बट अब जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी, अच्छा रिलीज है, अच्छी स्पिन उनको मिल रही है, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। सो उनके साथ ही जाना चाहिए। और आशा शोभना का जो एक्शन है, हाई आर्म और ऊंचे लंबे कद की है, बॉल रिलीज अच्छा है, आपकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, मतलब लेग स्पिनर्स की इस तरह का कंट्रोल देखने में बहुत ही शानदार लगता है। सो प्लेइंग 11 में मैं यहाँ पे एक चेंज देख रहा हूँ जो लास्ट मैच में हुआ था इंजरी फोर्स के कारण, कि साजना संजीवन आई थी पूजा वस्त्राकर की जगह। सो यहाँ पे पूजा वस्त्राकर अगर वापस से फिट होती हैं इस मैच के लिए, तो मैं चाहूंगा कि वो वापस आए साजना संजीवन संजीवन की जगह इस मैच में। अदरवाइज फिर आप साजना संजीवन के साथ भी जा सकते हो, टिके रह सकते हो। सो ये प्लेइंग 11 हो गई। और आज का मैच देखते हैं क्या कुछ रहता है, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड का। अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी टीम जीतेगी इंडिया को आगे जाके फिर उस हिसाब से चलना होगा। ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो एक अलग सिस्टम से जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो फिर नेट रन रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये आप बात आप मान के चलिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा फिर आपको नेट रन रेट आपको इम्प्रूव करना ही करना पड़ेगा न्यूजीलैंड से ऊपर जाने के लिए। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है फिर आपको नेट रन रेट वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, फिर आपको श्रीलंका को हराना है और ऑस्ट्रेलिया को भी हराना पड़ेगा। वरना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप हार जाओगे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका में से एक मैच तो जरूर निकाल लेगा। ऑस्ट्रेलिया आपसे जीत गया उसके भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, वो भी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से हारेंगे। सो ऐसी सिचुएशन है, नेट रन रेट पे आपको कब जाना है, जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए, उस सॉरी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जीत जाए आज के मैच में, तो आपको जो कि 95% यही मुझे लगता है कि आप जब तक ये वीडियो देखो शायद तक हो सकता है मैच खत्म भी हो चुका हो आप तक जब ये वीडियो पहुंचे। उस केस में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जीतेगा तो आपको नेट रन रेट के पीछे कल भागना पड़ेगा श्रीलंका के अगेंस्ट, चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या गेंदबाजी करो। अगर न्यूजीलैंड जीतता है ऑस्ट्रेलिया से, फिर आप आराम से टेंशन फ्री होके, टेंशन फ्री तो नहीं, टेंशन और बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराना ही पड़ेगा। बट फिर आप श्रीलंका के अगेंस्ट एटलीस्ट नेट रन रेट का जो विचार है वो दिमाग से निकाल सकते हो, आप सिर्फ मैच जीतने पे फोकस कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट।